हर आदमी जो 5 मरले 10 मरले या अपनी अपनी जो उसकी कैपेसिटी थी उसके मुताबिक 1 कनाल या 2 कनाल में बैठा है वो इंक्रोचर है। ऐसी बात आशा जी नहीं है, चूंकि ये जमीन जिसके ऊपर उन लोगों ने अपने घर, अपने मकान या अपनी जो ये कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी की है वो किसी से कब्जा परचेज किया। तो सरकार की वो अथॉरिटीज जो उस वक्त काम कर रही थी ग्रास रूट लेवल के ऊपर, वो कहाँ सोई थी? देखिए, रातों रात किसी ने अपना घर नहीं बनाया। ऐसा तो नहीं है कि रेडीमेड स्ट्रक्चर लाया और वहां आके आपने इंस्टॉल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर आया है कि चाहे वो रोशनी लैंड हो, स्टेट लैंड हो, काचराही लैंड हो, अब आप हमारे दरवाजे की ओर ना देखें, हम आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकते। और जैसे ऑर्डर आया है, जो लिखा है, अब वो होना है। लेकिन आम लोगों को एक उम्मीद थी, आम लोगों को एक आस थी, शायद ऐसा ना हो, शायद सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई राहत मिले। हमारे साथ इस बात को करने के लिए जो अभी वक्त की जरूरत है और लोग इस बात को सुनना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को यही समझ नहीं आ रहा हम कहां पर जाएं, कौन हमारा जो है हमें बचाएगा और कौन हमारे घरों को टूटने से बचाएगा। एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी जी, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले, आप एक एडवोकेट भी हैं, उसके साथ साथ आप एक इंसान भी हैं। चलिए, लोगों ने जो पिछले वक्त में हुआ वो हो गया, लेकिन अभी बठिंडी सुंझवा का एक इशू है। लोगों का कहना है कि हमारी कॉलोनियों को रेगुलाइज नहीं किया गया, जबकि गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, शास्त्री नगर हो गया, हम क्यों पीछे रह गए? यही हम कह रहे हैं सरकार से कि 2002 में 18 कॉलोनीज को जम्मू के अंदर रेगुलाइज किया गया, तो उसके अलावा 11 फाइलें अभी भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की सेक्रेटेरिएट के अंदर पेंडिंग है। इसलिए हम कहते हैं 2 तरह के मापदंड हैं सरकार के, कि जिसके लिए चाहा, जिन एरियाज को चाहा उनको आपने रेगुलाइज किया, और जो एरिया आपकी कंसिडरेशन में नहीं थे उनको आपने रेगुलाइज नहीं किया, उनको भी करना चाहिए था। चूंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की हमने हमेशा बात की कि कानून की नज़र में सब लोग एक हैं। तो जब आपने सिलेक्टिवली कुछ एरियाज को, 18 कॉलोनीज को रेगुलाइज किया, तो व्हाई नॉट ऑल अदर एरियाज? चूंकि आप देखिए, हम सब यही कहते हैं कि ये लोग जो यहाँ पर बसे, उनके कारण हमने कई तरीके से इससे पहले गिनवाए हैं कि जब लोगों को जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, J&K हाउसिंग बोर्ड लोगों को कॉलोनीज और प्लॉट देने में फेल हुई, तो सरकार ने, तो लोगों ने सरकारी जमीन के ऊपर किसी से परचेज किए। ये बात कहना सरासर गलत है कि हर आदमी जो 5 मरले 10 मरले या अपनी अपनी जो उसकी कैपेसिटी थी उसके मुताबिक 1 कनाल या 2 कनाल में बैठा है वो इंक्रोचर है। ऐसी बात आशा जी नहीं है, चूंकि ये जमीन जिसके ऊपर उन लोगों ने अपने घर, अपने मकान या अपनी जो ये कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी की है वो किसी से कब्जा परचेज किया। तो सरकार की वो अथॉरिटीज जो उस वक्त काम कर रही थी ग्रास रूट लेवल के ऊपर, वो कहाँ सोई थी? देखिए, रातों रात किसी ने अपना घर नहीं बनाया। ऐसा तो नहीं है कि रेडीमेड स्ट्रक्चर लाया और वहां आके आपने इंस्टॉल कर दिया। फिर देखिए, सरकार ने कितनी खूबसूरती के साथ, कोई आदमी आया, उसने आपसे ज़मीन खरीदी, उसके बाद उसने अपना घर बनाया, अपना मकान बनाया, अपनी दुकान बनाई, तो ये सारा प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद सरकार ने उन एरियाज़ के अंदर रोड की कनेक्टिविटी दी, उन एरियाज़ के अंदर बिजली के कनेक्शन दिए गए, पानी के कनेक्शन दिए गए, वहाँ स्कूल बनाए गए, वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्रिएट किए गए। ये सारी फैसिलिटी यही सरकार ने इन लोगों को प्रोवाइड की। आज आप उन लोगों को इलीगल ऑक्यूपेंट्स नहीं कह सकते, आप उन लोगों को इंक्रोचर की लिस्ट में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, चूंकि ये सारी फैसिलिटी, ये सारा तरीका आपने अपनाया और इन लोगों को प्रोवाइड किया। अब सरकार की ड्यूटी बनती है कि जिस तरह 18 कॉलोनीज आपने जम्मू में रेगुलाइज की हैं, इन लोगों को भी रेगुलाइज करके इनको भी ऑर्डर दे दिए जाएं। उसके अलावा देखिए, वो लोग जो 1957-58 से पहले के काबिज हैं और रिकॉर्डेड पोजेशन है। रिकॉर्डेड का मतलब ये है कि उनके पास कोई गिरदावरी लगी हुई थी कि मौके पे काबिज ये हैं। उन लोगों को चाहिए था कि वो LB 6S-432 का बेनिफिट उठा के उस ज़मीन के मालिकाना हक ले सकते थे, लेकिन अनपढ़ता हो सकती है या लोगों की केयरलेसनेस हो सकती है जिसके कारण उन्होंने इस ऑर्डर का लाभ नहीं उठाया, तो उसके अलावा वो सिलसिला चलता रहा। लेकिन आज भी वो ऑर्डर इंटैक्ट है। अगर किसी के पास वो रिकॉर्ड और वो इस ऑर्डर के अंदर फॉल करता है तो बेनिफिट मिल सकता है। फिर आप देखिए, एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट्स बना, उसके अंदर लोगों को बेनिफिट मिला। लेकिन हुआ क्या, जब रोशनी कानून आ गया तो जो लोग इन ऑर्डर्स का बेनिफिट उठा सकते थे उन्होंने भी कहा नहीं, हम चलते हैं सारे के सारे रोशनी कानून के अंदर ही बेनिफिट उठाते हैं। कानून अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ
तो कैसे डिक्लेयर हुआ और किसकी नेग्लिजेंस की वजह से डिक्लेयर हुआ? जम्मू कश्मीर की सरकार के जो कौंसल उसको रिप्रेजेंट करते थे, उनकी नेग्लिजेंस और उनकी वजह से ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ। तो मुझे बताइए, अवाम कहाँ पर इसके लिए जिम्मेवार साबित हो सकती है? सब साबित जो है जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार है, जो डिफेंड नहीं कर सकी अपने कानून को और कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ। लेकिन लोगों ने तो रोशनी कानून के मुताबिक सरकार ने जितना कहा उतना पैसा सरकार को पे किया है, अपने मकान की ऑनरशिप राइट लिए हैं। तो आज आप क्या उन लोगों को, उनसे जो फीस आपने चार्ज की है वो वापस की? अगर आपने वापस नहीं की तो आप कैसे लोगों के घर गिरा सकते हैं? दूसरा ये है, इट इज अ सेटल पोजीशन ऑफ लॉ कि जो राइट टू शेल्टर है, जो राइट टू लाइफ इन अ डिग्निफाइड लाइफ, ये फंडामेंटल राइट है। इसके मुताबिक आप किसी का घर, किसी की दुकान हटा नहीं सकते। लेकिन उससे पहले जब ये आर्डर हमने पब्लिक डोमेन में लोगों के बीच डिस्कस किया तो यहाँ की एलजी इंतजामिया और हमारे एलजी साहब ने खुद क्लेरिफाई किया कि हम कॉमन और पोर पीपल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को भी हमने कहा आप क्लेरिफिकेशन कीजिए, तो वर्बल क्लेरिफिकेशन उनकी तरफ से भी जारी हुई, जिसके लिए हमने बार बार कहा कि लिखित रूप में ये लाइए, ताकि तहसीलदार जो मौके पे बैठा है वो एमएससी करके तहसीलदार तो बन गया, लेकिन उसको रेवेन्यू का एक्सपर्ट तो नहीं है। वो कहता है नहीं सर, मैंने 9 जनवरी के ऑर्डर को फॉलो करना है। जो वर्बल डायरेक्शन एलजी साहब ने दी है, जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं, यूटी हैं, उनकी बात को नहीं मानना क्योंकि मेरे पास लिखित में नहीं है। तो हम बार बार सरकार से कह रहे हैं कि इसको लिखित रूप में लाइए, ताकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों को नुकसान ना हो। लोगों की परेशानी को आप खत्म करने के लिए यहाँ बैठे हैं, उनको परेशान और मुसीबत में डालने के लिए नहीं बैठे। एडवोकेट साहब, मैं आपको एक बात पर टोकना चाहूंगी। साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि जो रोशनी लैंड है ना, वो बठिंडी और सुंजवा के लोगों के पास है ही नहीं, तो फिर कौन सी बात का जो है उन्हें और खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, मैं इतना फोकस नहीं हूँ सुजमा और बठिंडी की बात के ऊपर ही। आए दिन हर कोई बात करता है सुजमा और बठिंडी के लिए। क्यों? इसलिए चूंकि वहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग बैठे हैं, इसलिए चूंकि वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यही दिख रहा है कि भाई यहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं, इन्होंने लैंड ग्रैब कर लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी सुजमा और बठिंडी के अंदर आपको जो 10 मरले पे है, चाहे 1 कनाल पे है, चाहे 2 कनाल पे है, वो इंक्रोचर नहीं है। उसने जो वो 10 लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, चाहे वो सुजमा और बठिंडी की अगर आप बात करते हैं, उन्होंने उस जमीन को घेरा हुआ था, काबज थे, कुछ लोग पुराने काबज थे, 57-47 के भी काबिज थे। उन्होंने अपनी उस जमीन को, अपने बच्चे की शादी करानी है या किसी पर्पज के लिए, उसने उस जमीन का पोजेशन मुझे बेचा है। मैंने पैसा दे के लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मरला वो जमीन परचेज की है। उसके बाद हमने वहां वो स्ट्रक्चर उन लोगों ने, मेरे लोगों ने खड़ा किया है। तो आप उन तमाम लोगों को इंक्रोचर नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ अगर सरकार कार्रवाई करना चाहती है तो किसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होनी चाहिए? आशा जी, आप पहली बात मेरी सुनिए, कार्रवाई उस आदमी के खिलाफ होनी चाहिए जो उस वक्त, क्योंकि आप बठिंडी और सुजमा म्यूनसिपैलिटी के एरिया में भी है, अगर रूरल एरियाज के अंदर भी है, तो सबसे पहले आपको इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो मौके के ऑफिसर थे, जिनकी प्रेजेंस में ये कंस्ट्रक्शन होती रही, मकान बनते रहे और ये कॉलोनी की कॉलोनी खड़ी हो गई। आज आप कहते हैं लोगों के मकान गिराने। मैं कहता हूं सबसे पहले वो पुलिस ऑफिसर्स, वो रेवेन्यू की अथॉरिटी, वो म्यूनसिपैलिटी के मुलाजिम जिनकी प्रेजेंस में कंस्ट्रक्शन हुई थी, सबसे पहले सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। उन लोगों ने, चूंकि किसी ने ऐसे काम करने नहीं दिया, इन कनाइवेंस विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज ये सारी कंस्ट्रक्शन हुई है, तो आप अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। पहले उनको अरेस्ट कीजिए, उनको सस्पेंड कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए जिन्होंने, क्योंकि 60% इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट के अपने ऑफिशियल्स की है, जिनके कारण ये सारी कंस्ट्रक्शन हुई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और आप बुलडोजर लेके चले आम जनता के घर और मकान तोड़ने के लिए। अभी इस इंटरव्यू से पहले हमारी बातचीत हुई थी, आप जरा जनता को उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट की अब यहाँ पर पूरी एक नोटिफिकेशन आई है, उसमें ये लिखा गया है कि आपकी दुकानें जो है वो टूटेंगी। आपने अगर स्टेट लैंड पे कब्जा किया है, आप अपने आप को गरीब नहीं कह सकते। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप ट्राइबल की आड़ में छुपने की कोशिश ना करें, अगर आपकी दुकान या घर टूटना है वो टूट के रहेगा। देखिए आशा जी, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है और जो सवाल आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा कर रही है, 6 लोग, अकबर रशीद और 5 अदर पटिशनर्स, जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट राजौरी के विलेज दुदासन बाला से ताल्लुक रखते हैं, जिनके वकील मुजफ्फर इकबाल खान साहब जो खुद भी राजौरी के हैं,
उनके द्वारा 9 जनवरी के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। पहले उसमें स्टेटस को का ऑर्डर दिया गया था अप टू 31 जनवरी 2023 जो आज थी, और आज इस मैटर को दोबारा लिस्ट किया गया और इसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहला जो सवाल मुजफ्फर इकबाल खान साहब से किया कि आप हमें ये बताइए कि इस लैंड के मुताबिक आपका टाइटल क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसका टाइटल ये है कि रोशनी कानून के द्वारा हम इसके मालकाना हक हमें मिले थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोशनी कानून तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया है, वो स्टक डाउन हो गया है, तो लिहाजा उस कानून की एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ में कोई नहीं है, तो हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते, लिहाजा और कुछ टाइटल अगर आपके पास है तो बताइए। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हमारे पास यही टाइटल था और हमारी एसएलपी पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंसीडर ना करते हुए उनकी इस पिटीशन को डिसमिस किया है एज विड्रॉन, और ये कहा है कि आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, मैक्सिमम हम आपको ये टाइम दे सकते हैं कि आप अपनी दुकानों को, अपने मकान को खाली करें और सरकार के हवाले कर दें। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऑर्डर चैलेंज किया था, और जम्मू कश्मीर की जनता अगर ये समझती है कि वो सब लोगों को उसका लाभ मिलता, अगर स्टे होता, पिटीशन एक्सेप्ट भी होती, ऐसा नहीं है। बिकॉज उसके लिए हमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर करनी पड़ती है, तो उसका स्कोप बड़ा लार्जर होता है। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में था। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो एप्रीहेंशन बताई है कि अगर हम इस ऑर्डर को आज स्टे करते भी हैं तो जम्मू कश्मीर में जो बड़े लोगों के पास जिन्होंने मिसयूज करके इस रोशनी कानून का इस ज़मीन के मालकाना हक लिए हैं, सरकार उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। तो लिहाजा हम इस ऑर्डर को, इस याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है एज विड्रॉन। लेकिन आपके माध्यम से मैं जनता को, जम्मू कश्मीर की को बताना चाहूँगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो तरह की अदालत होती हैं, एक अदालत जिसको हम जुडिशल कोर्ट कहते हैं, दूसरी अदालत जो जनता की अदालत है, आवाम की अदालत है। वहाँ आपका केस चल रहा है, वहाँ एलजी साहब ने भी और कमिश्नर सेक्रेटरी ने भी कहा है आम जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और हम चाहते हैं लिखित रूप में ये ऑर्डर सरकार सामने लाए और आम जनता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उस टॉपिक पे बात की जो अभी वक्त की जरूरत भी है। तो साफ तौर पर आप देखिए कि एलजी मनोज सिन्हा ने लास्ट स्टेटमेंट में कहा था किसी गरीब की एक ईंट भी नहीं उठाई जाएगी, ना तोड़ी जाएगी। तो उसके साथ अभी आप देख रहे हैं कि लगातार माहौल ऐसा पैनिक क्रिएट हो चुका है और श्रीनगर में जो है लोगों के घर तोड़े भी जा रहे हैं। हालांकि उन्हें कोट किया जा रहा है कि वो बिग शार्क्स हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पूरे में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इतने अमीर नहीं हैं और वो उसी घर में रहते हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा क्या सरकार उन्हें राहत दे रही है या सरकार सिर्फ बोल बोल के अपना काम करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिक खान से।